मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, सफल होने के 3 नियम हैं। खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। अगर ये तीनों चीज़ आप कर लेते हैं तो आप निश्चित ही अपने जीवन में सफल होंगे और बहुत ही ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग इसी एनर्जी के साथ अपने स्टडी को स्टार्ट करते हैं। हम लोग अध्ययन कर रहे थे एनसीईआरटी के अंतर्गत ज्योग्राफी भूगोल का, और भूगोल में हम लोगों ने क्लास 7 का, किसका, क्लास 7 में हम लोगों ने लेसन 3 का, किसका, लेसन 3 का अध्ययन कर लिया है। और आज हम लोग लेसन 4 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग लेसन 4 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे वायु का, किसका, लेसन 4 में हम लोग अध्ययन करेंगे वायु का। तो वायु के हम लोगों को सबसे पहले यह ध्यान लेना है कि इसको इंग्लिश में एयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर कहते हैं। और वायु, वायु किसे कहते हैं? कई गैसों के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। जब कई गैसें आपस में मिल जाती हैं तो उसको वायु कहते हैं। उसमें गैसों की कम ज़्यादा मात्रा होती है, ये अलग बात है। तो हम लोगों को सामान्यतः क्या जानना है, वायु किसे कहते हैं? कई गैसों के मिश्रण को या गैसों के मिश्रण को वायु कहते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और यही वायु जहां तक फैली रहती है उसका एक मंडल बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि पृथ्वी के चारों ओर कई परतों में क्या होता है, एक वायु का मंडल पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है कि पृथ्वी के चारों ओर हवाओं का जो आवरण पाया जाता है या गैसों का जो मिश्रण पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग को ये देखना है कि वायुमंडल में कभी कभी कुछ गैसें कम हो जाती हैं, कभी कभी कुछ गैसें ज़्यादा हो जाती हैं, तो जिसके कारण अलग अलग स्थितियां बनती हैं। तो चलिए हम लोग उसी का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों को देखना है कि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर, पृथ्वी क्या होती है, विकिरित ऊष्मा जो होती है उसको पृथ्वी पर रोके रहती है, जिससे क्या होती है, पृथ्वी गर्म हो जाती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये हम लोग को ध्यान देना है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय तापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय तापन। ये काफी चर्चा में है, लेकिन इसको ज्यादातर इंग्लिश नाम यूज होता है। इसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा चर्चा में है, हम लोगों को ध्यान देना है। और इसका हिंदी नाम है भूमंडलीय तापन। तो ये ध्यान देना है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अब हम लोगों को देखना है कि वायु का मंडल जो है, पृथ्वी का जो आवरण है उसमें जो वायु है, मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी है, इसमें इसके ऊपर जो वायु पाई जाती हैं, जो वायु का आवरण होता है, उसमें कौन सी गैसें कितनी मात्रा हमें, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो हम लोग को जैसा कि जानते हैं कि सबसे अधिक गैसें क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितना है? 78%, 78% है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है 21% ऑक्सीजन का, और तीसरे नंबर पर है आर्गन 0.93%, और चौथे पर है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इसकी इतनी कम अधिकता के कारण भी इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है और बहुत ही प्रकार की हानियां होती हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी में कितना है? तो ओनली कितना है? 0.03%। ये हम लोगों को ध्यान दे रहना, बहुत ही कम है, 1%, आधे से भी काफ़ी कम है। और उसके बाद अन्य जितनी भी गैसें हैं वो 0.04% के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए अगर टोटल हम लोगों को सबको ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? हमारी 100% हो जाएंगी। मतलब जितनी गैसें हैं उसमें से सबसे अधिक कौन सी है? 78% नाइट्रोजन है। उसके बाद में 21, मतलब बी, वास्तव में तो 20 दशमलव कुछ होता है, लेकिन आपको 21% एवरेज में याद करना है। 21% गैस ऑक्सीजन है, और आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और अन्य जितनी भी गैसें हैं वो 0.04
4% के अंतर्गत आती हैं। अगर हम लोग फिगर के माध्यम से देखें, इसमें चित्र दिखाया गया है कि मान लीजिए अगर पूरे को 100% हम मान लेते हैं तो इसमें से देखिए इतना बड़ा पार्ट जो है ये पूरा वाला नाइट्रोजन इतना 78% है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। मतलब एक तिहाई हम लोग कह सकते, मतलब 3%, 4 में से तीन भाग केवल किसका हो जाएगा, केवल नाइट्रोजन का हो जाएगा। हम लोगों को ध्यान देना है। और 21% कितना है, 100 में से 21 मतलब लगभग भाग ऑक्सीजन का है। और उसके बाद जितनी भी गैसें हैं, तीसरे नंबर पर आपकी है सबसे अधिक आर्गन है। ये पूछा जाता है डायरेक्ट, इसको हम इसलिए बार बार दोहरा रहे हैं कि आर्गन पूछ लेगा कि डायरेक्ट आर्गन कितना % पाई जाती है, तो 0.93% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी मात्रा निश्चित ही हम लोगों को याद करना है, 0.03% है। और अन्य गैसें जितनी हैं 0.04% के अंतर्गत आती हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग को देखना है कि हमारा वायुमंडल क्या है, कि हमारा वायुमंडल जो है वो 5 परतों में, 5 परतों से, जैसे मान लीजिए अगर हमारी ये पृथ्वी है, क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, तो इसके ऊपर 5 परतों में, जैसे ये हो गया 1 2 3 और 4 और ऊपर वाली ये हो जाएगा 5। तो ये वाली जो सबसे नीचे वाली परत पाई जाती है मित्रों, इसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। जैसा कि हम लोग चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, क्षोभ मंडल होता है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना, जो सबसे नीचे वाली परत है, ये यहाँ पर दिखाया गया फिगर में, इसको हम लोग कहते हैं, ये मान लीजिए नीचे अगर आपकी ये हमारी पृथ्वी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अगर ये हमारी पृथ्वी हो जाएगी, तो इसके ऊपर हम लोग परत को देखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, अगर इसको हम लोग पृथ्वी बना लें तो सबसे ऊपर वाली परत जो है, ये इसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या है, क्षोभ मंडल है। इसके ऊपर वाली परत दूसरी है, इसको हम लोग कहते हैं समताप मंडल। और इसके ऊपर है मध्यमंडल, और सब इसके भी ऊपर है बाह्यमंडल, और सबसे लास्ट वाले को हम लोग बहिर्मंडल कहते हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि 5 परतें हैं, एक ये, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और पांच परतें हैं। तो हमारे वायुमंडल में कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं। पहली परत को हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं। अब ये हम लोगों को ध्यान देना है कि मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होंगी, बारिश होना, चाहे वो पानी का बरसना, चाहे बिजली का चमकना, चाहे जो भी तूफान का आना, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, तो क्षोभ मंडल होती हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। दूसरा है हमारा समताप मंडल। क्या है, समताप मंडल है। समताप मंडल काफी शांत होता है, और इसमें जितने भी जहाज वगैरह हैं इसी में उड़ती हैं, क्योंकि ये बहुत शांत होता है। और इसमें बादल ना के बराबर होते हैं। किसने होते हैं, ना के बराबर होते हैं, इसलिए इसमें वायुयान वगैरह जो हैं इसी में उड़ते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो बादल रहित, ये भी पूछ सकता है कि बादल किस मंडल में नहीं पाए जाते हैं, तो हम लोग को ध्यान देना है बादल इसमें नहीं पाए जाते, ना के बराबर मतलब लगभग नहीं होते हैं। किस में होते हैं, समताप मंडल में। ये हम लोग को ध्यान दे रहना है। और वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, इसमें चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, तो समताप मंडल में उड़ते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हमारा है, इसके ऊपर समताप मंडल के ऊपर होता है मध्यमंडल। क्या होता है, मध्यमंडल। और इसके ऊपर होता है बाह्य वायुमंडल, और लास्ट में सबसे होता है बहिर्मंडल। अब ये हम लोगों को ध्यान देना है कि जो ऊपर की तरफ जब हम बढ़ते हैं, मान लीजिए जब अपने पृथ्वी के वायुमंडल में ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो चूंकि नीचे वायु की सघनता अधिक है, तो यहां पर दाब अधिक रहता है। क्या रहता है, नीचे क्या होता है, दाब ज्यादा रहता है, दाब प्लस। लेकिन ऊपर जैसे जैसे हम लोग जाते हैं, तो ऊपर जाते पर दाब कम हो जाता है। क्या होता है, दाब, टेम्परेचर, वो प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रेशर ऊपर जाने पर कम हो जाता है। ये हम लोग को ध्यान देना है। टेम्परेचर, ताप तो बदलता रहता है, बात अलग है, लेकिन दाब वायुमंडल में नीचे अधिक होगा, और ऊपर जाने पर दाब अपेक्षाकृत कम हो जाता है, क्योंकि जो वायु का संगठन है, जो वायु संघनता है, वो अपेक्षाकृत कम हो जाती है। हम लोग को ध्यान देना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है नोट के माध्यम से, कि हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जिसमें से सबसे नीचे वाले को क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्यमंडल और बाह्यमंडल, और लास्ट में होता है बहिर्मंडल। एक चीज हम लोगों को ध्यान देना है, ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत किस परत मंडल में पाया जाता है, तो हम लोगों को ध्यान देना है समताप मंडल में पाई जाती है। ये हम लोगों को ध्यान दे रहना है। तो क्रम हम लोगों का नीचे से ऊपर की ओर अगर आ सकता है, तो इसको ध्यान देना है। सबसे नीचे क्षोभ मंडल पाया जाता है, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, उसके ऊपर बाह्यमंडल, फिर बहिर्मंडल। ये हम लोगों को ध्यान देना है। क्षोभ मंडल की औसत
ऊंचाई कितना होता है, 13 किलोमीटर होता है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी में होती हैं, हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। क्षोभ मंडल के ऊपर की परत समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर की परत, जैसे क्षोभ मंडल यहाँ ले हो गया, इसके ऊपर की परत की जब यहाँ की हम लोग अध्ययन करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। या लगभग 50 किलोमीटर तक फैला हुआ, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये इस साइड में इसकी ऊंचाई दिखाई गई है, कितने किलोमीटर में ऊंचाइयां हैं इसकी हम लोग देख रहे हैं कि जो होता है समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह वायुयान उड़ने के लिए आदर्श होता है। इसी में ओजोन परत भी होती है। ये दो प्रकार के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो हम लोगों को ध्यान देना है। और ये बादल भी इसमें नहीं होता है, तो हम लोग को ध्यान देना, बादल नहीं होता है। बादल बहुत कम होते हैं, ना के बराबर, तो नहीं भी माना जाता है। अब मध्य मंडल लगभग, अब इसके ऊपर का बात हो रहा है मध्य मंडल के बारे में। मध्य मंडल लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ होता है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने के लिए, अंतरिक्ष से जब कोई उल्का पिंड ऊपर से आकर के गिरता है इसमें, तो इसी में जल करके भस्म हो जाता है, खत्म हो जाता है और हमारी पृथ्वी तक नहीं आ पाता है। तो ये हम लोग को ध्यान देना है कि उल्का पिंड किसमें खत्म हो जाते हैं, कहाँ पर वो जल करके नष्ट हो जाते हैं, तो मध्य मंडल में। और मध्य मंडल लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, ये हम लोग को ध्यान देना है। उल्का पिंड वगैरह आकर इसी में नष्ट हो जाते हैं। अब 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले मंडल को हम लोग वायुमंडल या इसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आयन मंडल इसी परत का नाम है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि 80 किलोमीटर की लगभग ऊंचाई से लेकर के, समझ में आ गया, 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर ऊंचाई तक फैले जाने वाले मंडल को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य वायुमंडल कहते हैं। अब इसी का दूसरा नाम आयन मंडल है। क्या है, आयन मंडल है, ये हम लोगों को ध्यान देना है, ये पूछा जाता है, आयन मंडल है। अब आयन मंडल, यहाँ पर आयन पाए जाते हैं, जिससे जो उपग्रह वगैरह सैटेलाइट जो काफ़ी लॉन्च किए जाते हैं वो इसी में लॉन्च किए जाते हैं, जो उससे हमारे टीवी और अन्य चीज़ों का सिग्नल आता है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोग बाह्य मंडल को क्या बोलते हैं, बाह्य मंडल को हम लोग आयन मंडल भी कहते हैं। आयन मंडल इसी परत का एक भाग है, तो कहने का इसी के अंतर्गत आता है। रेडियो संचार के लिए यह मंडल सबसे उपयुक्त होता है। तो कौन सा मंडल, आयन मंडल, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं कि बहिर्मंडल सबसे बाहरी वाला, बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यही अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि इसके ऊपर जैसे ही जाते हैं हम लोग इसी प्रकार की हल्की गैसें पाई जाती हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। कौन कौन सी हल्की गैसों की, वैसा भी पूछ सकता है कि हल्की गैसों में कौन है, हीलियम और हाइड्रोजन, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोगों को देखना है कि हमारी जो पृथ्वी है, उस पर सूर्य का, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और सूर्य का प्रकाश जो हमारी पृथ्वी पर आता है, सूर्य का प्रकाश जो हमारी पृथ्वी पर आता है, ये केवल सूर्य के प्रकाश का, सूर्य की ऊर्जा का लगभग कितना होता है, ये 2 अरबवां भाग होता है। कितना होता है, 2 अरब भाग। ये हम लोगों को ध्यान देना है कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का केवल 2 अरबवां भाग प्राप्त करती है, ये हम लोगों को ध्यान दे रहना है। पवन को मुख्यतः, अगर वायु की बात करें हम लोग, वायु को पवन भी कहा जाता है। पवन को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन किया जाता है। एक होती है स्थानीय, अस्थाई पवनें, क्या होती हैं, अस्थाई पवनें होती हैं। दूसरा होती है मौसमी पवनें और तीसरा होती है अस्थानीय पवनें। तो हम लोग को ध्यान देना है कि व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें अस्थाई होती हैं। जो व्यापारिक पवनें होती हैं, चाहे पूर्वी पवनें चाहे पश्चिमी पवनें, ये क्या होती है, अस्थाई पवनों के अंतर्गत आती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और उसकी जैसा कि हम लोग बात करते हैं पछुआ हवा, पूर्वी हवा है, ये लगभग वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती हैं। पछुआ, जैसा हम लोग बोलते हैं कि पछुआ और पूर्वी हवा, ये हम लोगों को ध्यान देना कैसी पवनें हैं, तो ये अस्थाई पवनें हैं। उसके बाद मौसमी पवनें आती हैं। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। भारत की जैसे कि मानसूनी पवनें हैं। कौन सी हैं, मानसूनी पवनें हैं। मानसूनी पवनों के द्वारा मानसून भी आता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अगली है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें वो पवनें होती हैं जो अन्य देश में उनका नाम अलग अलग होता है, किस प्रकार के चलती हैं, उसी पर कुछ विशेष दशाएं या विशेष कंडीशन होती हैं इनकी, इसलिए इसको स्थानीय पवनें कहते हैं। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल से समुद्र की ओर
ये हम लोग जानते हैं। जैसे कि हमारे देश में एक पौने हैं लू, क्या है, लू गर्मी के मौसम में चलती है, इसको हम लोग को ध्यान देना है। तो ये किस प्रकार की पवन है, ये स्थानीय पौने हैं। कौन है, लू, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अन्य पौने में कहीं खमीर है, कहीं क्या है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ चित्र के माध्यम से है कि वायु दाब पेटियां, मतलब वायु दाब पेटियां हैं, किस प्रकार की पेटियां कैसे विकसित होती है। जैसे पृथ्वी के हमारे बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके ऊपर व्यापारिक पौने देखिए दिखाई गई हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। पूर्वी और पछुआ पौने होती हैं, इसको हम लोग आगे डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग को देखना है कि डिग्री सेल्सियस का आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। किसने किया था, एंडर्स सेल्सियस ने किया था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम सेल्सियस पड़ा है। क्या नाम है, सेल्सियस है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं, या सी से इसका प्रतीक है। तो डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किसने किया था, एंडर्स सेल्सियस ने किया था। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब टेम्परेचर की बात हम लोग कर रहे हैं, तभी हम लोगों को ध्यान देना। जैसे डिग्री सेल्सियस होता है, इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था, इसको हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं। और उसके अलावा एक होता है फारेनहाइट, जिसको हम लोग यफ से डिनोट करते हैं, और एक होता है केल्विन। तो तापमान नापने के लिए मुख्यतः 3 चीज यूज किया जाता है, हम लोगों को यह ध्यान देना है। 3 पैमाने, एक होता है सेंटीग्रेड, और एक होता है फारेनहाइट, और एक होता है केल्विन, ये हम लोगों को ध्यान दे रहना है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा 3 प्रकार की होती है। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा कितने प्रकार की होती, 3 प्रकार की होती है। एक होती है संवहनीय वर्षा, एक होती है पर्वतीय वर्षा, और एक होती है चक्रवाती वर्षा। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अभी केवल इतना ही ध्यान देना है कि वर्षा कितने प्रकार की होती है। वर्षा 3 प्रकार की होती है। किसके आधार पर, क्रियाविधि के आधार पर। एक संवहनीय वर्षा होती है, एक पर्वतीय वर्षा होती है, और एक होती है चक्रवातीय वर्षा। और वर्षण के दूसरे रूप हिम, समहिमविष्ट तथा ओला है। ये हम लोगों को ध्यान देना है मित्रों, क्योंकि अभी हम लोग क्लास 7 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसमें बहुत डिस्क्राइब करके नहीं अध्ययन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अध्ययन कर लेंगे वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा और शुरू में आपको एक साथ पूरा समझ भी नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्रमिक अध्ययन करेंगे। आगे जो हमारे चैप्टर पढ़ेंगे, चूंकि भूगोल का ही काफ़ी लंबी सीरीज है, 12th तक पूरा हम लोगों को अध्ययन करना है, तो उसमें हम लोग क्रम से अध्ययन करेंगे तो बिल्कुल हम लोगों को समझ में आता जाएगा। इसलिए हम लोग इसमें बहुत लंबा अध्ययन नहीं कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिटेल करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे अभी तक जितना हम लोगों ने मित्रों पढ़ा, उसी से संबंधित एनसीईआरटी का किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है और हमारी परीक्षाओं में आता है। और हम लोग जो पढ़ते आगे चले जाते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्वेश्चन आने पर हम लोग घबरा जाते हैं, तो उसी क्वेश्चन को हम लोग करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। तो ये हम लोग को ध्यान देना है कि सूर्य की हानिकारक किरणों से जो गैसें हम लोगों को बचाती है वो कौन सी है, तो ओजोन है। कौन सी है, ओजोन परत। हमने बताया कि इसी में पाई जाती है, जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों से हम लोगों की रक्षा करती है। तो कौन सी गैस है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसको हम लोग कहते हैं ओजोन। ओजोन का सूत्र होता है O3, हम लोगों को ध्यान देना है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है, तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्या है, क्षोभ मंडल है। ये हम लोग को ध्यान देना है, क्योंकि मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। और अगर मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होंगी, अगर होंगी नहीं क्षोभ मंडल में, तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। इसलिए इस परत को सबसे महत्वपूर्ण परत माना जाता है, क्योंकि ये मानव के लिए सबसे उपयोगी परत है। अब आगे हम लोग को देखना है कि वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन परत है, जिसमें बादल नहीं पाया जाता है। तो इसमें हम लोगों को देखना है, ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, और ऑप्शन सी है मध्य मंडल। तो इसमें हो जाएगा हमारा समताप मंडल। क्या हो जाएगा, समताप मंडल हो जाएगा। इसमें बादल न के बराबर पाए जाते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसलिए बादल विहीन परत भी इसको कहा जाता है। वायुयान भी उसमें उड़ते हैं इसीलिए, क्योंकि बादल बहुत कम पाए जाते हैं, इसमें डिस्टर्बेंस नहीं रहता है। तो बादल विहीन परत किसको कहते हैं, समताप मंडल को कहते हैं। अब वायुमंडल की परत में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब, अब ये पूछ रहा है कि वायुदाब, जब हम वायुमंडल की परत में ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ हम लोग, मान लीजिए पृथ्वी है, तो ऊपर की तरफ जैसा जैसा हम लोग बढ़ते जाते हैं, चूंकि हमारा नीचे तो वायु की सघनता काफ़ी है, जैसा कि हम लोग एक एग्जाम्पल काफ़ी जानते होंगे
कि पहाड़ों पर, चूंकि पहाड़ काफ़ी ऊंचे होते हैं, पहाड़ों पर जाने पर सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए क्योंकि वहां पर वायु कम पाई जाती है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायु दाब क्या होता है, वायु दाब घटता है। क्या होता है, वायु दाब घट जाता है, क्योंकि जो वायु होती है वो विरल अवस्था में पाई जाने लगती है, इसलिए वायु दाब घट जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। वायुमंडल की परत में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायु दाब घटता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसको हम लोग क्या करते हैं, तरल रूप में आती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे मित्रों जो इस पार्ट से बन सकते थे, इसका हम लोगों ने अध्ययन किया। अब इसके आगे का अध्ययन हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए तब तक के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं मित्रों। जय हिंद, जय भारत।